वेलकम, खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। आदम और हव्वा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तकरीबन दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में हमें किसी आदम और किसी हव्वा का तसव्वुर मिलता है। अगर यह तसव्वुर हमारे सामने न भी हो और हम अपने बारे में गौर करें, आप अपने बारे में गौर करें, तो हम यकीनन नस्ल दर नस्ल, अहद दर अहद और दौर दर दौर हम पीछे जाते जाएं तो हमें यकीनन किसी न किसी बड़े माँ बाप का एक वजूद तस्लीम करना पड़ता है। मेरे माँ बाप थे, फिर उनके माँ बाप थे, फिर उनके माँ बाप और फिर उनके माँ बाप। यूं कहानी को अगर आप रिवर्स गियर लगा दें और पीछे जाना शुरू हो जाएं, कई सदियां आप चलते रहें, तो आखिरकार आप दो ऐसे वजूद आप देखने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें से एक आदम होगा, मेल होगा, एक आपकी हव्वा होगी जो फीमेल होगी। और ये कायनात के अंदर सिर्फ इंसानों के साथ मखसूस फलसफा नहीं है। अगर आप समुंदर में चले जाएं, जो बहुत बड़ी कायनात है, हमारी दुनिया की तरह समुंदर की दुनिया के अंदर भी बहुत नस्लों वाली स्पीशीज मौजूद है। मुख्तलिफ साइजों की, मुख्तलिफ हुजम है, मुख्तलिफ उनका वजन है, मुख्तलिफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनके अंदर भी नस्लों का यही तसलसल है। अगर आप किसी शार्क मछली को देख लें, वेल को देख लें, डॉल्फिन को देख लें, या समुद्र में दीगर पाई जाने वाली जितनी भी मखलूकात हैं, अगर आप उनकी भी नस्लों का सफर रिवर्स गियर में लगाएं तो आखिरकार हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी स्पीशी के पास पहुंच जाते हैं। उनमें भी कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा। ये इंसानी जिंदगी में या इस कायनात की जिंदगी के अंदर ये जो हयात का तसलसल है, इसके अंदर एक बड़ा अजीम राज है। मैं काफी अरसे से इसके बारे में सोच रहा हूं। मुझे हमेशा तमाम स्पीशीज के अंदर, जुमला मखलूकात के अंदर एक वाज़े पैटर्न दिखाई देता है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो आदम और हव्वा के बाद हमें धुंध दिखाई देती है। आखिर वो भी कहीं से आए होंगे, उनका वजूद हमें कहां से मिला होगा। बाइबल इसके बारे में कुछ और कहती है, गीता में भी इसके बारे में हमें निशानियां मिलती हैं, ग्रंथ के अंदर भी इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजूद हमें मिलता है। कुरान करीम ने भी इसके बारे में बड़ी जबरदस्त अंदाज में ये बात बताई है कि आप सब एक नफ्स से वाहिदा थे, फिर इस नफ्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया और फिर कुल कायनात जो इंसानी नस्ल है, नस्ल आदम जिसको कहा जाता है, वो आज हम तक पहुंची है। अब इसके अंदर कबाइल बनते चले गए, मुख्तलिफ कबीले आबाद हो गए, मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ नस्लें जो है वो आबाद होना शुरू हो गई। किसी का रंग काला हो गया, कोई गोरा हो गया, किसी की आंखें नीली हो गई, सब्ज हो गई, ब्राउन हो गई, हमारी तरह स्याह हो गई। इसी तरीके से जानवरों के अंदर भी आप ये देखें तो मुख्तलिफ स्पीशीज जो है वो ट्रेवल करती हुई आज किसी और रंग रूप के साथ हमें नजर आती है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी गौरतलब है, एक पैटर्न जब मैं इस नुक्ते तक पहुंचा था तो मैं हैरत का शिकार हो गया। तमाम जानवर नस्ल दर नस्ल उसी हैबिटेट में रहे, उनके अंदर तब्दीली का वो मुकाम मर्तबा हमें दिखाई नहीं देता, वो मिजाज हमें दिखाई नहीं देता जो इंसानी आबादियों के हिस्से में आया है। हम इंसान तब्दीली पसंद हैं। हम सहराओं में जाकर बस गए, हमने पहाड़ों में पनाह ली तो पहाड़ों को आबाद कर दिया। इसी तरीके से अगर हम मैदानी इलाकों में फैले तो हमने मैदानी इलाकों में शहर के शहर और गांव के गांव आबाद कर दिए। लेकिन जानवर, जो जंगल का जानवर था, वो पहले दिन से लेके आज के दिन तक वो जंगल में आबाद है। मां सिवाय उन चंद बदनसीब जानवरों के जो किसी सर्कस का हिस्सा बन गए या जिनको कैद कर लिया गया और चिड़ियाघर में जिनकी पैदाइश हुई, उनका हैबिटेट तब्दील हो गया। लेकिन ये मसनूई हैबिटेट था। हैबिटेट यानी वो रहने की जगह, वो मस्कन जहां इंसान की बूदोबाश हो, जहां इंसान का दिल लग जाए। लेकिन कोई भी जानवर आज तक जितनी भी तहकीक हुई है, सारे माहिरीन ये कहते हैं कि कोई भी जानवर चिड़ियाघर में खुश नहीं होता। हम इंसान जब चिड़ियाघर में जाते हैं, हमारे बच्चे या हम उनको देखकर खुश होते हैं, लेकिन जानवर अपनी इस बेबसी पर इंतहाई तासुफ का इजहार करता है, इंतहाई बेबसी का मुजाहरा करता है। वो एक शदीद कर्ब का शिकार रहता है हमेशा। अब ये जो पैटर्न हमने देखा है, जो इंसान के हिस्से में आया है, तब्दील हो जाने वाला, सरवाइव करने वाला, यानी हम आइस एज में भी सरवाइव कर जाते हैं। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे मौजूद हैं आज के जदीद दौर में, 21वीं सदी में, तो अब हमारा सर्वाइवल का अंदाज टोटली तब्दील हो गया है। ये हम ऐसा क्यों करते हैं? आखिर हमारे अंदर ऐसा कौन सा मादा है जो हमें सरवाइव करने का दर्स देता है, जो हमें हर माहौल में अपना हिस्सा लेने की एक उमंग हमारे अंदर पैदा करता है, एक जज्बा हमें देता है?
इसी पैटर्न को खोजते खोजते मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 20 से 25 साल सर्फ कर दिए हैं। मेरी जिंदगी में जो बड़ी खूबसूरत इसके बारे में तहकीकात हुई, फिर मैंने इसको जेनेटिक कोड के साथ मिलाकर देखने की कोशिश की। इंसानों के डीएनए के बारे में मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो मेरे अंदर एक दिलचस्पी पैदा हुई और फिर मैं डीएनए को पढ़ता चला गया। फिर एक दफा मेरे नजर से ये एक फलसफा गुजरा मेटाबॉलिज्म का। जो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ज़ूलॉजी वाले, वो इस चीज को जानते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आपके सेल जो है, ये जो बॉडी के खुलिये हैं, ये जीते और मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, फना होते रहते हैं। यानी हम जब पैदा हुए थे तो पैदा होते साथ ही हमारे कुछ टिश्यूज, हमारी बॉडी के जो सेल्स थे, खुलिये जो थे, वो जाया होना शुरू हो जाते हैं और जब कोई खुलिया मरता उसकी जगह पे नया खुलिया पैदा हो जाता। इसे फिर टेक्निकल जबान में मेटाबॉलिज्म कहा गया। अब मेटाबॉलिज्म की इस इस्तिलाह के ऊपर अगर हम गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने नुक्ताए आगाज से ही अपने नुक्ताए अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। यानी जब हम पैदा हुए तो दरअसल हमने अपने साथ ही अपनी मौत का सामान भी कर लिया। तो इंसान लम्हों में कदम दर कदम, मरहला दर मरहला और किस्त दर किस्त जो है वो अपनी मौत की जानिब बढ़ता रहता है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो मैं आपको सादा लफ्जों में यूं समझा सकता हूं। आपने देखा होगा बचपन में जब हम पैदा हुए तो हमारे दांत नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध के दांत निकले, फिर वो भी चले गए, फिर दूध के दांत के बाद नए दांत जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर एक वक्त आता है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इन दांतों के अंदर भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है। हमारी वो हड्डियां जो बचपन में थी अब नहीं है और जो आज हैं वो 60-65 साल या 70 साल की उम्र में नहीं होगी। इसी तरीके से इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माँ के रहम से लेके कब्र की गोद तक एक मरहले में एक साथ पैरेलल सफर करता है। हमारी पैदाइश के साथ ही हमारी मौत भी सफर करती है। लेकिन इन तमाम तर हकायक के बावजूद ये रियलिटीज हैं, बिटर रियलिटीज हैं। हमें एक बात मानना पड़ेगी कि इंसान अपने हैबिटेट को बदल लेता है। इंसान, इसका मतलब ये है कि अभी अपने आप को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका। 21वीं सदी में आप टेक्नोलॉजी का एक अंबार देखते हैं, एक सैलाब आया हुआ है। हम किस कदर एक दूसरे के साथ राब्ते में जुड़ गए हैं। हमारे लिए राब्ता करना किस कदर आसान हो गया है। माउस की एक क्लिक, कैमरे का एक छोटा सा क्लिक कहां से कहां दुनिया को पहुंचा देता है। लाइव सेशंस हो रहे हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। अगर आप बहुत पुराने जमाने में चले जाए, जब ये सारी सहूलियात नहीं थी, उस वक्त तसव्वुर आबाद था। तसव्वुर में एक दूसरे के साथ राब्ता किया जाता था। लेकिन आज हम जिस दौर में मौजूद हैं, यहां हम एक दूसरे को बराह रास्त देख सकते हैं। जैसे इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपको मेरी आंखें नजर आती हैं, मेरे कान नजर आ रहे हैं, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से मेरी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अगरचे आपको इस तरीके से नहीं देख रहा, लेकिन मैं तसव्वुर की आंख से आपको देख रहा हूं। लेकिन इमेजिन करें कि अगर आप भी कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे सामने बैठे हैं और हम इस तरीके से, जैसे मीडिया में आपको टॉक शोज में अक्सर दिखाई देता है, हम मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हुए भी एक दूसरे के साथ राब्ते में रह सकते हैं। यह हमारी कैफियत इसी तरीके से मुंतकिल होती है। अब इंसानी जिंदगी का ये जितना भी फलसफा है, ये जितने भी पैटर्न है जिसके अंदर एक तनव्वो पाया जाता है, ये मुतनव्वे किस्म के हमारे जो पैटर्न्स हैं, मुतफर्रक, इनके अंदर एक यकसानियत मौजूद है। जबानें, बहुत सारी जबानें मौजूद हैं दुनिया में। अगर आप पीछे जाते जाएं, उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, फ्रांसीसी, लैटिन, इब्रानी, इन तमाम जबानों के पीछे अगर हम जाएं तो हमें कोई ना कोई एक जबान मिलती है। यकीनन ये सारी जबानें कहीं ना कहीं से आई होंगी। इनके भी कोई माता पिता होंगे, इनके भी कोई पेरेंट्स होंगे, इनके भी माँ बाप होंगे। तो इंसान जब रिवर्स गियर लगाता है और एक आखिरी नुक्ते तक पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि वो कहीं से चला था और आज हम जहां पे मौजूद हैं, इस नुक्ते से आगे भी हमने कहीं पे जाना है। बस इस मकसद के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर गौर करते करते मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे इनकलाबात आ गए, बहुत सारे तगय्युरात आ गए। फिर इंसान को इस कायनात में अपने होने का एहसास होता है कि आखिर क्या वजह है पूरी कायनात के अंदर सिर्फ एक मैं ही वो वाहिद मखलूक हूं जो अपने हैबिटेट को, अपने स्टाइल को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को अगर चाहे तो चेंज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मैं यूनिक एक क्रिएशन हूं, मेरे अंदर एक यूनिकनेस है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे मुख्तलिफ हैं।
क्या मैं एक सुप्रीम क्रिएशन हूं? और अगर मैं इस कायनात में, ये जितनी भी कायनातें हैं, मल्टीवर्सेस हैं, इसके अंदर अगर मैं एक यूनिक मखलूक हूं, नॉन मखलूकात में यूनिक मखलूक हूं, हो सकता है अननोन ऐसी मखलूकात हों जो हमसे भी ज्यादा यूनिक हों, लेकिन आज के दिन तक जितनी साइंसी तरक्की है, जितनी मालूमात हैं, उसके मुताबिक मैं एक यूनिक तरीन मखलूक हूं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी इस यूनिकनेस के बारे में गौर करना चाहिए कि आखिर मेरा यहाँ पे मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है, मैं क्या कर सकता हूँ। और जब मेरे अंदर इतनी वुसअत है तो इसका मतलब यह है कि मुझे फैल जाना चाहिए। लेकिन क्या मैं उस कदर फैल चुका हूं या मैं फैल सकता हूं, यह सवाल हमें करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च आपके साथ शेयर करने लगता हूं। जितनी भी मखलूकात आपको समुंदर में नजर आती हैं, जितनी भी मखलूकात आपको जंगल में दिखाई देती हैं या सहराओं में आबाद हैं, वो मखलूकात जो रेंगने वाली हैं, छोटे छोटे, आप हशरातुल अर्ज से लेके ये जो चौपाए हैं इनकी मिसाल ले लें, या आसमानों में तैरने वाले परिंदों की मिसाल ले लें। इनके अंदर कोई अय्यार है, कोई सादा लो है, कोई जालिम है, कोई मजलूम है। इनके अंदर भी चालाक जानवर पाए जाते हैं, इनके अंदर भी खुद गर्ज जानवर पाए जाते हैं। जानवरों के अंदर एक एक खास उनकी स्पेशलिटी है। कोई बहुत बहादुरी की सिंबल के तौर पर जाना जाता है, जैसे शेर, असद। इसी तरीके से लोमड़ी जो है वो अपनी अय्यारी की वजह से मशहूर है। गीदड़ को बुज़दिल कहा जाता है। तो इंसानों से हट के जितनी भी मखलूकात हैं, चाहे वो जंगल में हो, दरिया में हो, समंदर में या कहीं भी, वो एक या दो खूबियों की मालिक होगी और वो उनका एक प्रोमिनेंट फीचर होगा। अब इंसान अपने बारे में गौर करे। मैं बचपन से जब गौर करता हुआ यहां तक पहुंचा हूं तो मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर भी शेर जैसी बहादुरी है, गीदड़ जैसी बुज़दिली भी है, लोमड़ी जैसी चालाकी भी है। तो मैंने जब गौर करना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुल मखलूकात का जो एसेंस था, जो निचोड़ था, वो हम इंसान हैं। यानी तमाम मखलूकात जो हमें नजर आती हैं और जो हमें नजर नहीं आती, जो पानी में है या खुश्की पर, जो हवाओं में है या कहीं भी आबाद हैं, उन तमाम का अगर हम निचोड़ निकालें और उनके अंदर परफेक्शन पैदा करें और उनके अंदर मजीद यूनिकनेस पैदा करें, तो वो हम इंसान हैं। उसकी वजह यह है कि तमाम मखलूकात के अंदर मौजूद जितनी भी अक्ल है, उस अक्ल का इंतहाई नुक्ता जो दर्जा कमाल को पहुंचा हो, वो मैं हूं, वो आप हैं, वो इब्ने आदम है, वो बिनते हव्वा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे इस वजूद के अंदर तमाम मखलूकात का निचोड़ है, अर्क है, रस है, एसेंस है, तो फिर मैं जो चाहूं अपने अंदर से पैदा कर लूं। जो असली पैगाम है, जो आपने जिस बात पे गौर करना है और समझना है कि अगर मैं चाहूं तो मैं अपने अंदर शेर की बहादुरी पैदा कर सकता हूं। मेरे ऊपर वो मेरी कैफियत गलबा पा लेगी। आपने अक्सर देखा होगा इंसानों के अंदर भी तो कबीले हैं, हम में भी कोई अय्यार होगा, कोई हमारे अंदर बुज़दिल होगा। तो मैं बड़ा सोचता था कि आखिर क्या वजह है, तमाम इंसान आदम की औलाद है, इसके बावजूद कोई किस रूप में है, कोई किस कालब में ढला हुआ है, किसी का क्या मिजाज है, किसी का क्या मिजाज है। और जब हम इस बात पे गौर करते हैं तो फिर हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं, हर सोचने वाला इस नतीजे तक पहुंच रहा है कि इसका मतलब यह है कि जैसा हमें माहौल मिला बचपन में, या जैसे हमारे इंतखाबात थे, हमारी चॉइसेस थी, जो हमने जिंदगी में पढ़ा, सुना, सीखा, देखा या परखा, या जिस मरहले से, जिस हादसे और सानहे से हमारी जिंदगी गुजरी, उसने हमें शेप अप करना शुरू कर दिया। अब वो जो खाबीदा सलाहियतें थी, वो जो अर्क था, पूरी मखलूकात का निचोड़ हमारे अंदर, उसमें से उन खूबियों को जिनको माहौल ने सपोर्ट किया, ट्रेन किया, शेप अप किया, वो सामने आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर बच्चों को बचपन में पैदा होते साथ ही एक ऐसा बैलेंस्ड माहौल दे दिया जाए जिसमें तवाजुन हो, जिसके अंदर हुस्न हो, अदल हो, तो इंसान की मजीद खूबियां जो है वो निखर के सामने आ सकती है। यही वजह है कि उस्ताद को रूहानी माँ बाप का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उस्ताद आपके अंदर सोई हुई खाबीदा सलाहियतों को उजागर करता है, उनको जिला बख्शता है। आपके अंदर जो आपके छुपे हुए फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करता है, आपको इस पोजीशन में ले जाता है, इस काबिल कर देता है कि आप अपने अंदर वो जो सोई हुई आपकी ताकतें थी, जज्बे थे, तवानाइयां थी, उनको आप एक्सप्लोर करें और ये खजाने जो है वो आप कायनात में बांटें।
यही वजह है कि आज हम अगर अजीम इंसानों की जिंदगियों पे गौर करें तो ये वो लोग थे जो अपने बारे में सोचने वाले थे। उन्होंने महसूस किया कि हम कुछ कर सकते हैं और उन्होंने कुछ कर दिया, और उन्होंने ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि आज हम उनका जिक्र करते हैं। हर मजहब में, हर खित्ते में, हर मुआशरे में हमें ऐसे प्रोमिनेंट फीचर्स वाले लोग नजर आते हैं जिन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया। मन आरफ नफ्सहू, उन्होंने अपने बारे में गौर किया तो उन्हें पता चला कि हम तो बहुत पावरफुल क्रिएशन है। हमको मायूस कर दिया गया, पस्त कर दिया गया। यही वजह है, अगर आप फ़राईन मिस्र के दौर में देखें जो 3600 साल के लगभग जिनकी हुकूमत रही, तो उन्होंने दरअसल उस दौर के इंसानों को यह बावर करा दिया था, ये यकीन दिलाने में फ़राईन मिस्र कामयाब हो गए थे कि आम रियाया में से कोई भी बंदा इस पोजीशन में कभी नहीं होता कि वो बादशाह बने। और यही नस्ल दर नस्ल ये फलसफा चलता हुआ हम तक पहुंचा। हर दौर के फिरौन ने यही समझाने की कोशिश की कि वो कोई खास मखलूक है, जबकि तमाम इंसान बराबर हैं और तमाम इंसानों की जो खूबियां थी वो एक जैसी हैं। अदल के साथ वो दुनिया में आते हैं। अब इस अदल के साथ जैसे हमारे करतूत होते हैं, खानदानों के जैसे करतूत होते हैं, जाहिर बात है डीएनए का अपना एक रोल है, जेनेटिक कोड का अपना एक रोल है। अगर हम पीछे चले जाएं 4 नस्लें, तो हमारे पुरखों में से, अवाओ अजदाद में से अगर किसी ने अपने बारे में सोचने की कोशिश की होगी, अपने हालात को तब्दील करने की कोशिश की होगी और उसने मेहनत करके मैदान अमल में छलांग मार दी होगी, तो उसके असरात चौथी नस्ल के बाद मुझ तक भी पहुंचेंगे, आप तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर आज हम फर्ज कर लें हमसे पहले वाली कहानी जो है वो स्लो रही, हमसे पहले वो नहीं हो सका जो हम चाहते थे कि ऐसा हो जाता, लेकिन मेरे और आपके पास तो शऊर है। आज हम अगर बैठें और सोचना शुरू कर दें, आप भी सोचना शुरू कर दें कि ठीक है, आज तक जो होना था हो चुका, लेकिन मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा, मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल करूंगा, मैं एहसास जिम्मेदारी के साथ किसी मकसद के हसूल की खातिर पूरी लगन के साथ, वलवले के साथ, जोश के साथ मेहनत करूंगा और मेरी आने वाली जो नस्लें हैं उनकी किस्मत संवर जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं। ये जितना जुनून आपको दिखाई देता है, ये सिर्फ इसी सोच का शाखसाना है, ये इसी सोच की कार फरमाई है कि मैंने सोचा कि अपने यूनिक फीचर्स को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि जब मैं सोचूंगा तो मेरा यही डीएनए, यही मेरा जो मेटाबॉलिज्म है, इसका सारा फलसफा, इसके असरात अगली नस्लों तक जाएंगे। चूंकि जो नस्लें इस वक्त हमें निखरी हुई नजर आती हैं, जो खानदान हमें इस वक्त बरसरे इक्तदार नजर आते हैं, जो खानदान हमें इस वक्त जाहो जलाल पे या शर्फ के मुकाम पे नजर आते हैं, यकीनन उनके शर्फ के पीछे एक लंबी कहानी है। और जो कौमें या जो खानदान आहिस्ता आहिस्ता सवाल का शिकार हो गए, यकीनन उनके पुरखों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुस्ती की होगी। ये जो दुनिया में अजाबात आते हैं, या फर्ज कर ले अगर मैं गुड़ खाना शुरू कर देता हूँ, टॉफियां खाना शुरू कर देता हूँ, चॉकलेट्स खाना शुरू कर देता हूँ, और मैं रात को सोने से पहले अपने दांत ब्रश नहीं करता, तो मुझे पता है कि मैं दांतों के खराब होने से बहुत पहले अपने दांतों को खराब करने की पोजीशन में चला जाता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखता, मैं एक्सरसाइज नहीं करता, तो मेरी बेनाई आहिस्ता आहिस्ता वक्त से पहले चली जाएगी। वक्त से पहले मेरे ऊपर वो मोटापा या वो चर्बी आ जाएगी जो बुढ़ापे में आनी चाहिए थी। बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरी हड्डियां हैं, वो वक्त से पहले साथ छोड़ जाएंगी क्योंकि मैंने अपनी हड्डियों का ख्याल नहीं रखा। तो जिंदगी में जब इंसान सोचता है, इर्तका करता है, और यही इर्तका उसका अगली नस्ल में मुंतकिल होता है, वो इर्तका हलाल का हो या हराम का हो। यही वजह है कि हमें मुख्तलिफ नस्लों के अंदर बहुत सारे ऐसे फर्क जो दिखाई देते हैं। जहां पे हलाल की कमाई थी, वहां पे असरात किसी और तरीके से आगे मुंतकिल हुए, जहां पे हराम की कमाई थी, वहां पे हालात किसी और तरीके से मुंतकिल हुए। लेकिन अब यहां पे ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि ये तो हो गया जो बानो कुद्सिया के राजा गिद्ध का एक फलसफा भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे नए हैं, जो बाद में आने वाले हैं, उनका क्या कसूर, उनके ऊपर अपने आबाओ अजदाद के असरात क्यों मुरतब हों। तो यहां इसका एक बड़ा खूबसूरत मुझे जवाब मिला कि वो जो बच्चा पैदा हुआ उसके साथ भी अदल हो रहा है, उसके साथ भी अदल हो रहा है। अगर आप ये समझ लें कि वो बच्चा जो पैदा हुआ और उसके ऊपर ये सारे डीएनए के असरात मौजूद थे, इवन देन उसके अंदर जो उसके इनबिल्ट फीचर्स थे, जो डिफॉल्ट उसकी वैल्यूज थी, वो मौजूद होती हैं। अब यहां से कहानी आदम की फिर से शुरू होगी, हव्वा की कहानी फिर से शुरू होगी। वो फिर सोचेगा, और अगर वो सोच के
अपने आप को बदलने का अहद कर ले तो उससे पहले जितनी भी लंबी कहानी थी वो सब साफ हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद से उसका डीएनए जो है वो जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, आज भी ये जो मैं और आप हम मौजूद हैं, आज इस नुक्ते पे, इस मरहले पे अज़्म कर लें कि हमने अपने आप को बदलना है। आप यकीन माने आपका डीएनए जो है वो तब्दील हो जाएगा, आपके स्पर्म बदल जाएंगे, आपकी सोचें बदलती हैं, आपके आमाल बदली हो जाते हैं, और फिर इन्हीं अमाल की छाप हमारी आने वाली नस्लों पे लगती है। थैंक यू वेरी मच।